अस्सलाम वालेकुम। हमने चौथा चैप्टर आज करना है डाटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन के हवाले से। तो सबसे पहले देख लेते हैं डाटा इंटीग्रिटी होती क्या है। डाटा इंटीग्रिटी की बात करें तो ये रेफर कर रही है करेक्टनेस और कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा को। जब भी हम बात करें कि डाटा करेक्ट है या कंसिस्टेंट है तो वो जो है हम दरअसल बात कर रहे होंगे डाटा इंटीग्रिटी की। अब ये दूसरी फॉर्म ही है डाटाबेस प्रोटेक्शन की और सिक्योरिटी से और प्रिसीजन से रिलेटेड है। हम ये कह सकते हैं कि इससे हम जो है हम डाटा अपने को सेफ भी कर सकते हैं और डाटा को कंसिस्टेंट भी बना सकते हैं। सिक्योरिटी इसमें इन्वॉल्व होती है ताकि अनऑथोराइज ऑपरेशन से बचा जा सके और इंटीग्रिटी चेक की जा सके। अब इसमें जो दो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंस्ट्रेंट्स हैं वो दी हुई हैं। सबसे पहले एंटिटी इंटीग्रिटी, एक ऐसी कंस्ट्रेंट जो प्राइमरी की वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई की जाए और इसका मकसद ये हो कि कोई भी प्राइमरी की जो एट्रीब्यूट आपको प्राइमरी की है वो नल ना हो। ऐसी कंस्ट्रेंट जो हम प्राइमरी वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई करें और इसका मकसद ये हो कि प्राइमरी की नल ना रहे, प्राइमरी की का जो एट्रीब्यूट हो वो नल्स पर मुश्तमिल ना हो। इसी तरह से रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है, ये वो कंस्ट्रेंट है जिसमें हम ने ये चीज़ देखनी होती है कि जो आपको फ़ॉरेन की, अगर आपका फ़ॉरेन की एग्जिस्ट करता है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, तो फ़ॉरेन की के अंदर जो भी वैल्यू हो वो प्राइमरी की वैल्यू के साथ मैच करे, या फिर फ़ॉरेन की जो है मस्ट बी कम्प्लीटली नल, या तो फ़ॉरेन की नल हो या फिर फ़ॉरेन की जो भी वैल्यू है वो प्राइमरी की वैल्यू के साथ मैच करनी चाहिए। उसके बाद आज का हमारा मेन टॉपिक आ जाता है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को सिंपल डाटा स्ट्रक्चर में या स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दें। ये टोटल आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी के एनालिसिस के ऊपर बेस कर रहा होता है। हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी रिव्यू टेक्निक है जिसमें हमने ये इंश्योर करना होता है कि एट्रीब्यूट जो हैं उनको वहाँ पे स्टोर किया गया, वहाँ पे उनको रखा गया जहाँ पे वो बिलोंग करते थे। इसे हम नाम देते हैं नॉर्मलाइजेशन का। अब नॉर्मलाइजेशन जो है हमारे इस सेकेंड ईयर में हम देखेंगे वो हैं 3 फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है। फंक्शनल डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें, फंक्शनल डिपेंडेंसी जब भी कभी भी कोई भी एट्रीब्यूट, आप अगर किसी रिलेशन की बात करें तो कोई भी एट्रीब्यूट बी जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट होना चाहिए एट्रीब्यूट ए पे। फंक्शनल डिपेंडेंसी में कोई भी रिलेशन है जिसमें दो एट्रीब्यूट मौजूद हैं, फॉर एनी रिलेशन आर एट्रीब्यूट बी इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट इफ ए। अब ये किस तरह से होगा? अगर ए एट्रीब्यूट की हर इंस्टेंस जो उसके अंदर जो भी वैल्यू मौजूद है वो डिटरमाइन कर रही है वैल्यू ऑफ बी को, अगर ए एट्रीब्यूट की हर वैलिड इंस्टेंस यूनिकली डिटरमाइन कर रही है वैल्यू ऑफ बी को, तो इसका मतलब ये है कि एट्रीब्यूट बी जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है ऑन ए पे, और इसे ए एरो बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये लाजमी नहीं कि कोई भी एट्रीब्यूट जो है वो सिर्फ एक एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट हो या एक एट्रीब्यूट पे उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी हो, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट पे भी फंक्शनल डिपेंडेंसी हो सकती है। अब वो किस तरह से, जैसे एग्जाम्पल हमें दी हुई है कि कोर्स जो है वो स्टूडेंट आईडी है, कोर्स नंबर है, कोर्स डेट है, तो उसके साथ ये फंक्शनल डिपेंडेंट कर रहा है। अब इस रिलेशन में अगर हम देखें तो स्टूडेंट आईडी कोर्स नंबर पे और कोर्स नंबर कोर्स डेट पे, या स्टूडेंट आईडी कोर्स नंबर और कोर्स डेट के साथ फंक्शनली डिपेंडेंट है। जो एट्रीब्यूट लेफ्ट हैंड साइड पे होगा उसे हम डिटर्मिनेंट का भी नाम देंगे। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से पहले जो हम एरर्स चेक करते हैं, ओवरसाइट चेक करते हैं, जो हिडन प्रॉब्लम्स होती हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जो सबसे पहले आती है वो है सिनोनिम्स। सिनोनिम जैसे वर्ड्स ही हम इंग्लिश में भी इसे पढ़ते रहते हैं, जब दो डिफरेंट नेम सेम इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ किए जाए उसे हम नाम देते हैं सिनोनिम्स का। इंफॉर्मेशन आपकी सेम हो, मतलब मकसद सेम हो, और वर्ड आगे दो डिफरेंट आ रहे हो, दो डिफरेंट नेम आ रहे हो, उसे हम सिनोनिम का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि आइटम टेबल के अंदर जो है स्टॉक नंबर है, आइटम कलर है, सप्लायर कोड है।
जबकि सप्लायर आईडी और सप्लायर आईडी और सप्लायर कोड दोनों एक जैसे ही हैं। मतलब दोनों का मकसद जो है, वर्ड दोनों मुख्तलिफ हैं लेकिन दोनों का मकसद एक ही है कि आईडी या कोड देना जिसके ज़रिए हम सप्लायर को पहचान सकें। इस तरह से आप आ जाते हैं होमोनिम्स। होमोनिम्स तब किए जाते हैं जो सेम नाम हों। जब दो टेबल के अंदर, दो एट्रीब्यूट के अंदर सेम नाम आ रहे हों तो उसे हम होमोनिम का नाम देते हैं। ये भी प्रॉब्लम आती है अक्सर। अब जैसे कस्टमर है उसमें कंपनी नेम मौजूद है, सप्लायर में भी कंपनी नेम मौजूद है, तो ये होमोनिम्स कहलाती है। रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन, एक ही इन्फॉर्मेशन को एक से ज़्यादा वे में ले लेना, जैसे एम्प्लॉई एज या डेट ऑफ बर्थ। अब दोनों का मकसद एक है कि उसकी एज का तयन करना, एज मालूम करना, तो ये रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन में आ जाता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा अक्सर ये होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे येस और नो की शक्ल में मांग ली जाती है। अब जब वो येस और नो की शक्ल में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो अक्सर वो मिक्सअप हो जाता है कि येस क्या है और नो क्या है। जैसे इसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि मैरिड और सिंगल। अब आपकी जो टेबल है उसमें लिखा हुआ है मैरिड या सिंगल। अब मैरिड हैं तो येस, सिंगल हैं तो येस। तो अब आपने ये देखा कि ये जो है दोनों जब ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की कहीं पे येस होगा कहीं पे नो होगा, तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि येस नो किस लिए दिया हुआ है। तो इसके लिए मखसूस जो है एक जो है ब्रॉड जो है एट्रीब्यूट यूज़ किया जाए, एक ब्रॉड वैल्यू यूज़ की जाए जिसके ज़रिए इन दोनों की पहचान कराई जा सके। जैसे अब हमने मैरिटल स्टेटस यूज़ किया। अब इससे ये हो जाएगा कि सिंगल है तो सिंगल लिख देगा, मैरिड है तो मैरिड लिख देगा, या एम लिख देगा मैरिड के लिए और एस लिख देगा सिंगल के लिए। इससे वो जो येस नो वाला चक्कर था वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारी तीसरी थी। चौथी थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा। अब आ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन स्टेप की तरफ। जैसे हमने बात की थी कि नॉर्मलाइजेशन कम्प्लेक्स डाटा को सिंपल डाटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए जो है मुख्तलिफ स्टेप फॉलो किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है आपका जो रिलेशन है वो रिलेशन में से जब हम रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव कर देंगे तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से जब पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव कर देंगे तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म। इसी तरह से जब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव कर देंगे तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। और उसके बाद फिर आपके हायर नॉर्मल फॉर्म आ जाते हैं जिसमें मुख्तलिफ एनॉमलीज को रिमूव किया जाता है। अब नॉर्मल फॉर्म एक ऐसी स्टेट है रिलेशन की जिस पर हम मुख्तलिफ रूल्स अप्लाई करते हैं, जिस पर हम मुख्तलिफ डिपेंडेंसीज को अप्लाई करते हुए रिलेशन को नॉर्मलाइज कर देते हैं। रिलेशन को एक ऐसी हालत में लेके आते हैं जिससे उसे आसानी से समझा जा सकता है और वो कम्प्लेक्स से बिल्कुल सिंपल डाटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेज आती है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए जो प्री रिक्विजिट हैं ये पहले जो है MCQ आ चुका है इससे जो है ना कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का प्री रिक्विजिट क्या है। तो प्री रिक्विजिट है उसका प्राइमरी की, कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए ये लाजमी है कि रिलेशन आपका प्राइमरी की, उस रिलेशन के अंदर प्राइमरी की होनी चाहिए। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की जैसे हमने बात की थी कि अगर आप का जो रिपीटिंग ग्रुप आ रहे हैं तो आप उन रिपीटिंग ग्रुप को ख़त्म करेंगे और हर एट्रीब्यूट जो है या हर आपकी जो डोमेन है वो एटॉमिक वैल्यूज़ कंटेन करेगी, उसे हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का नाम देते हैं। इसका प्रीरिक्विजिट मैंने आपको बता दिया। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नेम है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम। इस तरह से केस 2 भी दिया हुआ है, केस 3 भी दिया हुआ है। तो अब हम रिपीटिंग ग्रुप जितने भी आ रहे हैं इसमें से नॉर्मलाइज को ख़त्म करेंगे। तो रिपीटिंग ग्रुप जो है जिसमें हमने कहा था कि आपने इनको एट्रीब्यूट को रिमूव करना है और इनको अपनी जहाँ पे ये बिलोंग करते हैं उसमें लेके जाना है। अब अगर केस 1 ले लें तो केस 1 जो है ये 4 पर मुश्तमिल था, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम। अब एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट में नहीं आना चाहिए, इसके लिए हमने फिर इसकी एक अलग से कैटेगरी बना दी एम्प्लॉय के नाम से। अब इससे ये हो जाएगा कि जो आपका रिलेशन है वो 1 to many बन जाएगा। मतलब एक एम्प्लॉय जो है आपका जो डिपार्टमेंट है वो एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ पर मुश्तमिल हो सकता है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट जो है एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ पर मुश्तमिल हो सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 to many का ये रिलेशनशिप बन रहा है जो कि एक्सेप्टेबल है। अब इसी तरह से केस 3 को भी सॉल्व किया हुआ है, लेकिन अब हम उसी के अंदर टेबल लेके देख लेते हैं। ये हमारे पास एक टेबल दी हुई है 100 अहमद मार्केटिंग 1000 SBSS और इसके बाद ये खाली जगह आ रही है, इसे हम नाम देंगे रिपीटिंग ग्रुप का। अब आप लोग क्या करेंगे, इस रिपीटिंग ग्रुप को जब ख़त्म करेंगे तो टेबल आपकी कुछ इस तरह से आ जाएगी। वही जो वैल्यूज़ थी वो दोबारा से रिपीट हो गई, 100 अहमद मार्केटिंग। अब हम इसके बाद आपके आ जाती है सेकंड नॉर्मल फॉर्म।
अब इसी टेबल को हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे, तो इसकी प्रीरिक्विजिट है कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और हर नॉन के एट्रीब्यूट फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट होना चाहिए प्राइमरी की में। हर नॉन की एट्रीब्यूट फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट होना चाहिए प्राइमरी की पे और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म भी होनी चाहिए। तो ये तब जाके सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए कंडीशन क्या है? सबसे पहले तो प्राइमरी की होनी चाहिए एट्रीब्यूट की, उसके बाद नॉन की जो एट्रीब्यूट हैं वो एग्जिस्ट ना करें रिलेशन के अंदर, और तीसरा क्या है, हर नॉन की एट्रीब्यूट फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट होना चाहिए प्राइमरी की के ऊपर, प्राइमरी की एट्रीब्यूट पे। जैसे आप हमारे पास स्टूडेंट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट जो पिछली टेबल थी, अब इसी में देखें, इसमें आपका अगर हम बात करें स्टूडेंट आईडी, नेम है, डिपार्टमेंट है, फ़ी है, उसका कोर्स नंबर है और कोर्स डेट है। अब अगर हम बात करें इसी को टेबल को अगर हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे, तो स्टूडेंट आईडी उसको उसके साथ एट्रीब्यूट रख देंगे नेम, डिपार्टमेंट और मंथली फीस। इस तरह से कोर्स डेट जो है स्टूडेंट आईडी, कोर्स नंबर और कोर्स डेट की एक अलग से बन जाएगी। तो कोर्स नंबर और स्टूडेंट आईडी ये प्राइमरी की बतौर कंपोजिट के तौर पे काम करेगी। अब इसमें नॉन की एट्रीब्यूट अगर हम देखें तो नेम, डिपार्टमेंट और मंथली फ़ी ये नॉन की एट्रीब्यूट हैं और फुल्ली फंक्शनली डिपेंड कर रहे हैं किस पे, स्टूडेंट आईडी पे। इसका मतलब है कि आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। इसी तरह से पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करें, जैसे हमने बात की कि आपका वन और मोर नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट होना चाहिए प्राइमरी की के ऊपर, तो इसे हम पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का नाम देते हैं। जैसे वो कहते हैं कि अबव अगर हम टेबल की बात करें तो अबव टेबल जो है रिडंडेंसी टेबल के अंदर रिडंडेंसी क्रिएट कर रहा है। इसी से जो है मुख्तलिफ इनामलीज पैदा होंगी, मुख्तलिफ इनामलीज वजूद में आएंगी। सबसे पहले जैसे इंजर्शन अनामली, अगर हम इंजर्ट करते हैं कोई भी रो टेबल के अंदर तो हमें स्टूडेंट आईडी और कोर्स नंबर मस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह से डिलीशन अनामली है, अगर आप कोई डिलीट करते हैं किसी स्टूडेंट का स्पेसिफिक रिकॉर्ड तो उससे रिलेटेड जो कोर्स का रिकॉर्ड था वो भी डिलीट हो जाएगा। इस तरह से मॉडिफिकेशन है, अगर आप किसी स्टूडेंट की मंथली फ़ी करते हैं, उसको अपडेट करते हैं तो आपको मल्टीपल रोज़ के अंदर उसको अपडेट करना पड़ेगा। अब इसी रिलेशन को अगर हम 2NF में लेके मतलब इसी रिलेशन को हम डिकम्पोज करें सेकंड नॉर्मल फॉर्म के थ्रू, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि स्टूडेंट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, मंथली फीस अलग टेबल बन गई और टेबल 2 में आके हमने कोर्स आईडी, कोर्स डेट और स्टूडेंट आईडी के नाम से ये हमने बना दिया। ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में अब आ चुका है। अब इसी को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थर्ड नॉर्मल फॉर्म की प्रीरिक्विजिट है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म होनी चाहिए और नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होनी चाहिए। अब नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है? ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, किसी भी रिलेशन के अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी जो दो नॉन की एट्रीब्यूट या दो से ज़्यादा नॉन की एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल होती है। ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी जो रिलेशन में दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट के दरमियान मुश्तमिल हो, उसे हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का नाम देते हैं। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन इस तरह से भी की जा सकती है कि नॉन की एट्रीब्यूट अदर नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड ना करें। नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर नॉन की एट्रीब्यूट। एक नॉन की एट्रीब्यूट जो है दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड अगर ना करे तो वो इसका मतलब ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म आपकी आ चुकी है। अब जैसे हम देखिए हमारे पास एक टेबल दी हुई है, सेल है, कस्टमर नंबर, नेम, सेलमैन और रीजन। अब ये जो हमारी टेबल है इसमें कस्टमर नंबर जो है प्राइमरी की है, नेम नॉन की है, सेलमैन नॉन की है, रीजन भी नॉन की है। अब अगर हम देखें सेलमैन और रीजन एक दूसरे से रिलेट हैं। रीजन के लिए सेलमैन मखसूस होता है कि ये इस रीजन का ये सेलमैन है, इस रीजन का ये सेलमैन है। तो इसका मतलब है कि रीजन भी नॉन की एट्रीब्यूट है, सेलमैन भी नॉन की एट्रीब्यूट है और दोनों आपस में डिपेंड कर रहे हैं। अब हमने इन दोनों को रिमूव करना है। अब इन दोनों को रिमूव करेंगे, इन दोनों का अलग से टेबल बनाएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो है आपका प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। अगर हम कोई सेलमैन चेंज करते हैं किसी रीजन का या कोई किसी रीजन में न्यू सेलमैन ऐड करते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर टेबल इसी में रह जाए कस्टमर नंबर, नेम, सेलमैन और रीजन, तो इससे क्या हुआ यार, आपने किसी कस्टमर का डाटा डिलीट करना है तो उसका नाम तो डिलीट होगा ही होगा, उससे रिलेटेड जो सेलमैन है, जो रीजन है, वो भी सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका डाटा लॉस होगा, डाटा आपका जो है उसके अंदर अनॉमलीज आएंगी। अब इसमें जो अनॉमलीज आ सकती हैं जैसे मैंने बताया इंजर्शन अनॉमली, कि अगर आपने न्यू सेलमैन असाइन करना है किसी रीजन के अंदर
मतलब एक रीजन के अंदर पहले कोई सेलमैन काम कर रहा था, आप उसी रीजन को कोई और सेलमैन आप असाइन करना चाह रहे हैं तो वो आप असाइन नहीं कर सकते। जैसे उसके लिए फिर आपको कस्टमर नंबर चाहिए, नेम चाहिए, तब जाके आप किसी और के सेलमैन का डाटा इंसर्ट कर सकेंगे। इस तरह से डिलीट, जैसे मैंने बताया था कि अगर किसी कस्टमर का डाटा डिलीट कर देते हैं, जैसे ये मैंने 95 को डिलीट कर दिया, तो इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो सेलमैन है या रीजन है, वो भी सारा का सारा आपके पास डिलीट हो जाएगा। इस तरह से मॉडिफिकेशन एनॉमली है कि अगर आपने किसी को मॉडिफाई करना है, किसी के रिकॉर्ड के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है, तो वो भी आपका जहाँ पे वो जैसे सेलमैन अहमद को किया है, रीजन असाइन किया है, उसको रीजन हमने उसका रीजन चेंज कर दिया है, तो हमारा वो जो रीजन भी चेंज नहीं हो सकेगा, मॉडिफिकेशन भी हमें चेंज हमारी नहीं हो सकेगी। इस तरह की जितनी भी नॉर्मलीज हैं, ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का बहस बनती हैं, और इसी प्रॉब्लम को हम रिमूव करते हैं जाके थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म आपकी क्या है कि सेल, जैसे हमने बात की थी कि सेल टेबल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, कस्टमर नंबर, नेम और सेलमैन। इसी तरह से सेलमैन और रीजन का एक अलग से टेबल बना दें, तो इससे ये होगा कि ये जो दो नॉन की एट्रीब्यूट हैं, ये दोनों जो है प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, ये अलग से हो जाएंगे। इससे ये होगा कि आपका रिलेशन के अंदर जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थी वो रिमूव हो जाएगी, और आपका जो टेबल है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा नॉर्मलाइजेशन का चैप्टर एंड होता है यहाँ पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का आ रहा है, उसमें हमारे अगले तीनों चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के हैं। इसमें ज़्यादातर आपका जो है प्रैक्टिकल वर्क है, तो इसके लिए पूरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे हम पार्ट वाइज डिस्कशन कर लेंगे, वीडियोस बना लेंगे और इसको एंड करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को भी।